पर जहां पीएमसीएच से हटाए जाने पर इस्तीफा डॉक्टर एनपी सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया है। पद से हटाए जाने से नाराजगी उनकी थी। स्वास्थ्य मंत्री ने कार्रवाई की थी। निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित मिले थे। निजी क्लिनिक पर मरीज देखने का उनके ऊपर आरोप लगा था। बेतिया मेडिकल कॉलेज ट्रांसफर किया गया था। डॉक्टर ने कार्रवाई को अनुचित बताया था। बिना शोकॉज कार्रवाई हुई। डॉक्टर का यह कहना है अब सरकारी सेवा में नहीं रहना। तो बड़ी खबर, जहां डॉक्टर एनपी सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने औचक निरीक्षण किया था। पीएमसीएच पहुंचे थे जहां पर कई खामियां पाई गई थी और खुद एनपी सिंह जो थे वो अनुपस्थित थे। रजनीश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। रजनीश, से एनपी सिंह की नाराजगी, इस्तीफे की खबर, क्या आपके पास अपडेट? देखिए, हर एक्शन का रिएक्शन होता है और निश्चित रूप से अभी स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने जो एक्शन लिया है उसका रिएक्शन शुरू हो चुका है। डॉक्टर एनपी सिंह जो पीएमसीएच के प्राचार्य थे और इनको एक तरह से स्वास्थ्य मंत्री ने वहां से तबादला कर दिया। इनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने, चूंकि ये अनुपस्थित थे और आरोप ये लगा है कि बिना किसी जानकारी के, किसी को बिना प्रभार दिए हुए ये अनुपस्थित थे, जबकि सरकारी कार्यक्रम था पीएमसीएच में और वहां पर एक तरह से ऑथोरिटी होते हैं प्राचार्य, और ये उस समय अनुपस्थित थे। और उसके बाद जो है जांच जब किया गया तो ये जो है अपने निजी क्लिनिक में मरीज देखते हुए मिले, ये कहा जा रहा है। साथ ही सरकारी गाड़ी, जो प्राचार्य की गाड़ी होती है, वो भी निजी क्लिनिक में पाई गई और उसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। अब एनपी सिंह ने साफ कह दिया है कि ये कार्रवाई जो है अनुचित है और मैं अब ऐसे में सरकारी सेवा में नहीं रह सकता हूं। मुझे बेतिया मेडिकल कॉलेज में क्यों किया गया तबादला, इसको लेकर इन्होंने अभी लेटर तैयार कर लिया है। कुछ ही देर बाद ये स्वास्थ्य विभाग को अपना इस्तीफा भेजेंगे। हालांकि खबर आ रही है कि स्वास्थ्य विभाग इनके इस्तीफा को नामंजूर करने की तैयारी में है और स्वास्थ्य विभाग ने साफ कहा है कि इनके ऊपर जो एलिगेशन लगा है ये बिना किसी जानकारी के अनुपस्थित थे, साथ ही किसी को प्रभार नहीं दिए थे और ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री ने पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई की है। ऐसे में अब राजनीति करना कहीं से सही नहीं है। हालांकि शाम 4 बजे एनपी सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाए हैं, जिसके दौरान जो है ये पूरी जानकारी देंगे कि आखिर इनके ऊपर कब कब जो है आरोप लगा। इनका आरोप है कि राजनीति का मुझे शिकार बनाया गया है। तो आखिर कौन लोग राजनीति कर रहे हैं? पीएमसीएच जो सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां पर 5462 बेड का वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल तैयार किया जा रहा है। पहले फेज था सीएम नीतीश कुमार जो तत्कालीन थे, उन्होंने उद्घाटन कर दिया था। अब जो है दूसरे फेज की तैयारी चल रही है। इस बीच प्राचार्य को हटाए जाने के बाद राजनीति शुरू हो गई है और बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर इसका व्यापक असर पड़ सकता है, क्योंकि गीता सिंह को वर्तमान में प्राचार्य बनाया गया है, जिसको लेकर भी राजनीति तेज हो गई है। तो कुल मिलाकर देखना है कि अगला स्टेप एनपी सिंह के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग यानी बिहार सरकार का स्टेप क्या होता है, क्योंकि प्राचार्य ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इस्तीफा अभी नामंजूर करने की तैयारी है। राहुल जी, चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका रजनीश। और देखिए, राम मंदिर चढ़ावा केस में बड़ी खबर, जहां सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का इस्तीफा हो गया है। ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा दिया है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय थे। अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दिया है। तो बड़ी खबर राम मंदिर चढ़ावा केस से जुड़ी हुई सूत्रों के हवाले से खबर है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा अपना सौंप दिया है। ट्रस्ट के महासचिव पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव थे चंपत राय। अनिल मिश्रा ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का इस्तीफा और अनिल मिश्रा का भी इस्तीफा हो गया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस पर सीएम योगी ने एक बार फिर से कहा कि दोषी बचेंगे नहीं। सीएम योगी ने देवरिया में कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट आते ही कार्रवाई शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने जनसभा के दौरान कहा कि जन आस्था के से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं है। सीएम योगी ने सपा पर भी निशाना साधा और कहा कि राम भक्तों पर गोली चलाने वाले आस्था बताएंगे। सीएम ने कहा कि मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो।
और अयोध्या के बारे में जो कतिपय समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। ये जो लोग आज आक्षेप कर रहे हैं, उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इनकी मंशा अच्छी नहीं है। ये वे लोग हैं जो भगवान राम को नकार चुके थे, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके थे। एक पक्ष उसमें है जो कहता था कि राम हुए ही नहीं, एक पक्ष कहता था राम हुए ही नहीं। यानी अयोध्या को भी ये नकारना चाहते थे। लगातार न्यायालय में मुकदमा लड़ते रहे, वकीलों की फौज खड़ी करते रहे राम जन्मभूमि आंदोलन के खिलाफ, राम मंदिर निर्माण के खिलाफ। और दूसरा पक्ष वह है जो जय श्री राम पर लाठी और गोली चलाते थे। यानी भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे, आज वो कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे आस्था तुम बताओगे हमें आस्था? भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर में वीरगति प्राप्त करने वाले देश के जाबाज जवानों के नाम सार्वजनिक कर दिए हैं। अब इन वीर योद्धाओं के नाम दिल्ली स्थित इंडिया गेट के पास नेशनल वॉर मेमोरियल पर अंकित किए जाएंगे। सरकार ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले 6 जवानों के नाम साझा किए हैं। इन जवानों ने भारतीय सशस्त्र बलों की तरफ से 6 और 7 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तान और पीओके में स्थित 9 आतंकवादी शिविरों पर एक ऐतिहासिक और गुप्त सैन्य अभियान में वीरगति पाई थी। सिंदूर के 6 शहीदों के नाम सार्वजनिक नेशनल वॉर मेमोरियल में हमेशा के लिए अब अमर हो जाएंगे। भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले 6 वीर जवानों के नाम सार्वजनिक कर दिए हैं। इन सभी शहीदों के नाम नई दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल में विशेष ग्रेनाइट ईंटों पर हमेशा के लिए अंकित कर दिए जाएंगे। इन 6 शहीदों में भारतीय सेना के 5 जवान और भारतीय वायुसेना के 1 सार्जेंट शामिल हैं। राइफलमैन सुनील कुमार को मरणोपरांत वीर चक्र और सार्जेंट सुरेंद्र कुमार को वायु पदक से सम्मानित किया गया। बता दें आपको कि रक्षा सूत्रों के मुताबिक अधिकांश जवान जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए थे। 6 शहीदों में मुख्यालय 10 इन्फेंट्री ब्रिगेड के सूबेदार मेजर पवन कुमार थे। जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की 4th बटालियन के राइफलमैन सुनील कुमार थे। और वहीं बात करें तो 5वें फील्ड रेजिमेंट के लांस नायक दिनेश कुमार शामिल थे। वहीं 891 लाइट रेजिमेंट के अग्निवीर मूड मुरली नायक, वहीं 237 फील्ड वर्कशॉप के हवलदार सुनील कुमार और भारतीय वायुसेना के 39 विंग के सार्जेंट सुरेंद्र कुमार शामिल थे। इन तमाम शहीदों के नाम अब नेशनल वॉर मेमोरियल में दर्ज होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक हुई। गृह मंत्रालय और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और ड्रग कानून लागू करने वाली एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल रहे। इस मीटिंग का उद्देश्य देश भर में ड्रग तस्करी और ड्रग के दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करना और उन्हें मजबूत करना है। इस खास मौके पर अमित शाह ने नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026-29 का विमोचन किया। मैं आज सभी देश के सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों को, चीफ सेक्रेटरियों को और यहां उपस्थित सभी सचिवों को ये कहना चाहता हूं कि संयोग का विषय है कि आज हमारा देश
नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय प्राप्त करेंगे। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए। ये लड़ाई कोई एक विभाग, कोई एक राज्य, कोई एक सरकार, कोई एक व्यक्ति लड़ ही नहीं सकता। इसके लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा और सभी सरकारों में सभी विभागों को एक मंच पर आना होगा। जनता को गाइड करने वाले, प्रेरित करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा। देश का भविष्य तय करने वाले युवाओं को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा। तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं। 10 सर्कुलर रोड आवास पर छिड़े घमासान के बीच शिफ्टिंग की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। 10 सर्कुलर रोड आवास के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को खोला जा रहा है। बता दें कि भवन निर्माण विभाग की तरफ से पूर्व सीएम राबड़ी देवी को आवास खाली करने के लिए 29 जून तक का समय मिला है। उन्हें 39 हार्डिंग रोड स्थित आवास अलॉट किया गया है। 39 हार्डिंग रोड में भी जोर शोर से तैयारी चल रही है। राबड़ी देवी को आवास खाली करने के लिए भवन निर्माण विभाग की तरफ से कई नोटिस मिल चुके हैं, लेकिन लालू प्रसाद के लिए अलग कमरे की मांग करने वाले पत्र के बाद भवन निर्माण विभाग ने उन्हें बंगला खाली करने के लिए फाइनल 29 जून तक का समय दिया है। पूरे तामझाम के साथ चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच 21 जून को नीट की परीक्षा दोबारा ली गई, लेकिन इस बार फिर सॉल्वर गैंग की सेंधमारी से परीक्षा नहीं बच सकी। लखीसराय में सिस्टम सेंध लगाकर सॉल्वर गैंग के सदस्य परीक्षा हॉल तक पहुंच गए। हालांकि लखीसराय पुलिस ने इस मामले में उसी दिन 9 फर्जी छात्रों के साथ ही कुल 30 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें बायोमेट्रिक से जुड़े लोग भी थे। अब इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू ने एसआईटी गठित कर दी है। ईओयू के डीआईजी के नेतृत्व में 12 सदस्यों की एक जंबो टीम बनाई गई है, जो परीक्षा में फर्जीवाड़े से जुड़े एक सेंटर की कुंडली खंगालेगी। खबर आरा से है, जहां बिलौटी गांव में भरत तिवारी के एनकाउंटर मामले में परिजन लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। घटना के 9 दिन होने को है, लेकिन परिजनों को अभी भी भरत की मौत के बाद कोई भरोसा नहीं मिल पाया है। परिजनों के आवेदन पर शाहपुर थाने में संबंधित पुलिस पदाधिकारी पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन इससे भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी केवल खानापूर्ति बता रहे हैं। आपको बता दें कि इस मामले की जांच के लिए कल रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा भी बिलौटी गांव पहुंचे थे। हालांकि परिवार के लोग अब भी सख्ती से जांच की मांग कर रहे हैं। इधर भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा कि पूरे मामले की न्यायिक जांच शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी कल कह दिया है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कल आ गया मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का कि जो भी दोषी होगा कार्रवाई हो, और कल से इंक्वायरी भी शुरू हो गया। जिनके को जिम्मा दिया गया है, रिटायर्ड जज जो है, जो कमीशन बनाया गया है, उनके परिवार से भी जा करके मिले हैं, अन्य लोग जो गांव के हैं उनसे भी मिले हैं। और मुझे लगता है कि अब जब कमीशन काम शुरू कर दिया तो उसके रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। सरकार जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बेसिस पे कार्रवाई करेगी और इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। बिहार जैसे प्रदेश में कानून स्थापित करना, कानून का राज रखना, ये एनडीए सरकार की प्राथमिकता नंबर 1 है। शुरू से हम लोग कह रहे हैं, और नीतीश जी के समय भी ये चीज प्रायोरिटी में नंबर 1 रहा, और सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है एनडीए की, उसमें भी कानून का राज स्थापित रहे, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज सरकार नहीं करे। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि इस मामले की न्यायिक जांच हो रही है, इसमें किसी को भी पक्ष रखने की जरूरत नहीं है। जांच कमीशन की रिपोर्ट के बाद ही बात सामने रखी जाएगी। सरकार में हम हैं, सरकार अपना दायित्व तो पूरा कर रही है। जांच कमीशन गठित हो गया तो इसमें पक्ष की क्या बात, सरकार में हम लोग हैं, सरकार कार्रवाई कर रही है, जो शिकायत मिली है। अब कौन क्या कह रहा है वो आप लोग का मामला है, हम लोग का मामला नहीं। सरकार में हम लोग हैं,
तो जो हम लोग का दायित्व है, जो कर्तव्य है, वो किया गया है। देखिए, केंद्रीय कैबिनेट को लेकर बड़ी खबर है, जहां सूत्रों के हवाले से खबर है कि अगले कुछ ही दिनों में कैबिनेट में बदलाव हो सकता है, जिसमें कई नए नाम शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से भी खबर है कि शिवसेना यूबीटी के बागी सांसदों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। सूत्र बता रहे हैं कि श्रीकांत शिंदे को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल से टीएमसी के बागियों को भी मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक काकोली घोष सहित टीएमसी के 3 सांसदों को मंत्री बनाया जा सकता है, जिसमें सुदीप बंदोपाध्याय और शताब्दी राय का भी नाम शामिल है। कैबिनेट में फेरबदल के साथ ही बीजेपी संगठन में भी फेरबदल संभव माना जा रहा है। भारत की युवा बल्लेबाज और बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में डेब्यू करते हैं, तो उनके पास कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम करने का सुनहरा मौका होगा। सिर्फ 15 साल की उम्र में टीम इंडिया तक पहुंचे वैभव ऐसे कई कीर्तिमान बना सकते हैं। महज 15 साल की उम्र में अपनी बल्लेबाजी से ऐसा कोहराम मचाया कि चयनकर्ताओं को उनको टीम में जगह के लिए मजबूर होना पड़ा। आज उन्हें खेलने का मौका मिलता है तो वैभव सचिन को पीछे छोड़कर भारत के लिए खेलने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बन जाएंगे। वैभव इंटरनेशनल डेब्यू से पहले ही क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया है। उन्होंने 14 साल की उम्र में आईपीएल डेब्यू किया और गुजरात टाइटंस के खिलाफ सिर्फ 35 गेंदों में शतक जड़कर इतिहास रच दिया। आईपीएल 2026 में 778 रन बनाए। सीजन के अंत में 5 व्यक्तिगत अवार्ड अपने नाम किए। आयरलैंड में आज शाम 7 बजे मैच खेला जाएगा। वैभव सूर्यवंशी आज एक और विश्व रिकॉर्ड बनाने को तैयार हैं। ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने वैभव को शुभकामना दी है। उन्होंने कहा कि हर बिहारी के लिए आज गर्व की बात है। वो वैभव आज सबसे कम उम्र में क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा सितारा बनने को तैयार है और पहले इंटरनेशनल मैच खेलने जा रहा है। देखिए, बिहार रिकॉर्ड बना रहा है, देश रिकॉर्ड बना रहा है। हम बिहारियों के लिए गर्व की बात है कि बिहार का बेटा वैभव सूर्यवंशी आज दुनिया में सबसे कम उम्र का खिलाड़ी जो इंटरनेशनल मैच खेलेगा, और हमें यह भी मालूम है कि वो और भी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। तो बहुत शुभकामना देते हैं, दुआ करते हैं कि वो बहुत अच्छा खेले और भारत का नाम ऊंचा करे, बिहार का नाम ऊंचा करे, समस्तीपुर का नाम ऊंचा करे। सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को भी आज तोड़ देंगे अगर उनका डेब्यू होता है। देखिए, ये देश के लिए बड़ी खुशखबरी है कि वैभव सूर्यवंशी जो बिहार का बेटा है, समस्तीपुर का बेटा है, ताजपुर का बेटा है और देश जिसको प्यार करता है, आज वो पहली बार खेलेगा इंटरनेशनल मैच और सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड कम उम्र के खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ेगा। पूरे बिहार में खुशी की लहर है, पूरे देश में खुशी की लहर है और हर युवा को लगता है कि 15 साल का बच्चा आज देश का स्टार है, देश का हीरो है। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन पूर्वी चंपारण के सुगौली से जो तस्वीर सामने आई है वो न सिर्फ इन दावों की हवा निकाल रही है, बल्कि तस्वीर देखकर हर कोई कह रहा है कि हे भगवान, एक ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था है। दावा है कि अस्पताल में टूटी हुई हड्डी के इलाज के लिए जरूरी स्प्लिंट या ऑर्थोपेडिक सामग्री तक उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में डॉक्टरों ने मरीज के पैर को बेकार पड़े कार्टन के सहारे बांधकर प्राथमिक उपचार किया है। कार्टन के सहारे टूटे पैर को बांधा गया, जो तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं और इससे समझ सकते हैं कि बिहार के सरकारी अस्पताल में किस तरीके से हाईटेक इलाज किया जा रहा है। सोचिए, इतना सस्ता इलाज दुनिया के किसी भी कोने में आपको नहीं मिलेगा। इलाज के तरीके पर लोग माथा पीट रहे हैं, फिर भी डॉक्टरों का दावा है कि मरीज को तत्काल राहत देने और हड्डी को स्थिर रखने के उद्देश्य से ये तत्कालिक व्यवस्था की गई थी। गया सेंट्रल जेल से बड़ी खबर सामने आई है, जहां कैदियों से कथित साठगांठ और नियमों की अनदेखी के आरोप में केंद्रीय कारा गया के उपाधीक्षक सुदर्शन प्रसाद सिंह को निलंबित कर दिया गया है। सुदर्शन प्रसाद सिंह पर कैदियों से मिलीभगत और जेल नियमों के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि वो कैदियों के परिजनों को अपना परिचित या रिश्तेदार बताकर उनके सामान को बिना जांच के जेल के अंदर भिजवाते थे। विरोध करने वाले जेलकर्मियों और पुलिसकर्मियों को भी फटकार लगाई जाती थी। मामले का खुलासा तब हुआ जब एक बंदी का परिजन प्रतिबंधित सामग्री जेल के अंदर ले जाते हुए पकड़ा गया। के उपाधीक्षक सुदर्शन प्रसाद सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। अभी हम मौजूद हूँ गया सेंट्रल जेल के पास और यहाँ पर देख सकते हैं कि यही गया सेंट्रल जेल है, जहाँ के उपाधीक्षक सुदर्शन प्रसाद सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उन पर आरोप लगा है कि यहाँ जो बंदी है, जो कैदी है, उनके
कैदियों के साथ साठगांठ है, उनके परिजन के साथ साठगांठ का आरोप उनको लगा है। बताया जा रहा है कि इस मामले का खुलासा तब हुआ जब एक जो कैदी के जो परिजन है, जो यहाँ पर अंदर से सामान अंदर ले जाने के लिए जा रहे थे, तभी उसके बैग से उसके जो परिजन है, उसके परिजन के झोले से जो है वो प्रतिबंधित मादक पदार्थ जो बरामद हुआ था। जब इसकी जांच जो जेल के जो अधीक्षक है, जब उनके द्वारा किया गया तो उसमें से प्रतिबंधित मादक पदार्थ बरामद किया गया है। और जब उपाधीक्षक को जब ये कहा गया कि उस पर FIR किया जाए, तो लेकिन उपाधीक्षक जो है इस पर FIR नहीं किया गया और टाल मटोल किए जाने लगा। तब इसके आधार पर जब जेल के जो अधीक्षक है, जब इसकी जांच जो है एक रिपोर्ट तैयार किया गया। रिपोर्ट तैयार करने के बाद इसकी जो जांच है, जो जेल के जो IG है, IG के पास भेजा गया। और जब IG ने इसकी जांच की, तब पता चला कि यह जो उपाधीक्षक पर जो आरोप लगे जा रहे हैं वो बुरी तरह से सत्य है। इसी को लेकर के जेल IG जो है उनके जो उपाधीक्षक है उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और जांच जो है वो आगे जारी है। आपको बता दें कि जेल जो उपाधीक्षक सुदर्शन प्रसाद सिंह है, उसे फिलहाल मुजफ्फरपुर में उसके जो मुख्यालय वहां भेज दिया गया है और जेल IG जो है वो आगे की कार्रवाई कर रही है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया जी। आशियाना खाक हो गया है। कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई है। लाखों रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। बुलेट, बाइक, स्कूटी, 3 साइकिल खाक हो गई है। इसके साथ साथ घरेलू सामान, 2 खस्सी भी आग की चपेट में है। चनपटिया के उत्तरी घोगा पंचायत की घटना सामने आई है। 2 बजे के करीब में लौका गिरल घर जड़ गए और में 3 गो मोटरसाइकिल रहे आ 3 गो साइकिल रहे, जितना सर सामान रहे सब वही बड़ा जड़ गए। छोटे से ब्रेक